हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन सभी ब्रांच से। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और मैं बता दूं, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। और मैंने पहले ही बता दिया है कि सैटरडे और संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा, है ना। फर्स्ट मॉक टेस्ट चलेगा, सैटरडे संडे को होगा, तो आप सभी जरूर तैयार रहना उसके लिए, है ना, रिवाइज करके आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है क्विज फ्रीजिंग तकनीक किसके संरक्षण के लिए प्रयोग की जाती है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्विज फ्रीजिंग तकनीक किसके संरक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए है दूध, बी है सब्जियां व मांस, सी है अनाज और डी है दालें। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। क्विज फ्रीजिंग क्या है ये बताइए, आंसर बताइए इसका क्या राइट होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि क्विज फ्रीजिंग क्या होता है ना। ये क्विज फ्रीजिंग जो होता है या क्या होता है, तकनीकी जैसे तकनीकी होती है ये क्विज फ्रीजिंग, सब्जियों फलों और मांस के संरक्षण के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है, बहुत कम समय में तापमान 18 अंश सेल्सियस या उससे भी नीचे, है ना, किया जाता है, जिससे बर्फ के सूक्ष्म क्रिस्टल बनते हैं और भोजन का स्वाद, रंग, पोषण और बनावट सुरक्षित रहता है। तो क्या होता है, इसको 180 अंश सेल्सियस पर क्या होता है, फ्रिज किया जाता है ना। सब्जी वगैरह, मांस, मछली, ये सारी चीजें फ्रिज की जाती हैं, जिससे क्या होता है, ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है, बर्फ के रूप में जम जाता है और लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और ना ही जब ये क्रिस्टल फ्रिज के रूप में जम जाते हैं तो ना ही इनका स्वाद बदलता है, ना रंग बदलता है, ना पोषण और बनावट में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये है क्विज फ्रीजिंग, है ना। तो क्या क्विज फ्रीजिंग तकनीक किसके संरक्षण के लिए प्रयोग की जाती है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सब्जियां और वह मांस, है ना, सब्जियों और मांस के लिए प्रयोग की जाती हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम फास्फोरस अनुपात हड्डियों के स्वास्थ्य हेतु कितना आदर्श माना जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, कैल्शियम फास्फोरस अनुपात हड्डियों के स्वास्थ्य हेतु कितना आदर्श माना जाता है। ऑप्शन ए है 1:1, बी है 1:2, सी है 2:1 और डी है 3:1। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर बताइए। सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2:1, यानी कि 2:2 क्या है, कैल्शियम है, और 1 क्या है, फास्फोरस, है ना। कैल्शियम अधिक देना चाहिए, फास्फोरस उसका आधा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है ना। याद रखिए, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली तो हर टॉपिक आपका क्लियर होगा, क्वेश्चन क्लियर होंगे, है ना। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, थायराइड हार्मोन्स किस खनिज पर निर्भर करता है। थायराइड जो हार्मोन्स होता है किस खनिज पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है आयरन, बी है कैल्शियम, सी है आयोडीन और डी है जिंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड हार्मोन्स किस खनिज पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, आयोडीन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बताइए थायराइड आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी कमी से क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स किस खनिज पर निर्भर करता है, ये तो आपने बता दिया। आंसर होगा सी, आयोडीन पर निर्भर करता है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से घेंघा हो जाता है ना। आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है, जिसे हम ग्वाइटर भी कहते हैं। और क्या होता है, और होता है हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो इसकी कमी से घेंघा, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम में मुख्य रूप से कौन सा प्रतिरक्षी, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए है एजी
सॉरी IgA, बी है IgG, सी है IgM और डी है IgE। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है एक बार फिर से देखिए, कोलेस्ट्रम में मुख्य रूप से कौन सा प्रतिरक्षी, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी, पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसका? बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AGA, है ना, पाया जाता है। IgA है ना, IgA पाया जाता है। IgA क्या कोलेस्ट्रम, जिसे हम कहते हैं प्रसव के बाद निकलने वाला पहला गाढ़ा दूध, में IgA प्रमुख रूप से पाया जाता है। यह शिशु की आंतों की श्लेष्म झिल्ली जो होती है उसको क्या करता है? रोगाणुओं से बचाता है ना। शिशुओं की आंतों की जो पतली झिल्ली होती है उनको रोगाणुओं से बचाता है। तो कोलेस्ट्रम में मुख्य रूप से कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, IgA पाया जाता है। वहीं पे IgG क्या होता है? तो इसको भी देख लीजिए, IgG क्या होता है? IgG क्या होता है? मां से प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण में पहुंचता है। यह जन्म से पहले शिशु की सुरक्षा करता है ना। IgG क्या होता है? तो क्या होता है एक बार फिर से सुन लीजिए, मां से प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण में पहुंचता है और यह जन्म से पहले क्या होता है? शिशु की रक्षा करता है। वहीं पे क्या है? IgM क्या है? तो IgM जो होता है यह संक्रमण के शुरुआती चरण में कार्य करता है, लेकिन कोलेस्ट्रम में मुख्य नहीं है ना, ये संक्रमण से बचाता है। और IgE क्या है? यह एलर्जी और परजीवी संक्रमण में काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 5 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है आपसे, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में किशोरावस्था का संकट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में किशोरावस्था का संकट है। क्या है किशोरावस्था का संकट? ऑप्शन ए है उद्योग बनाम हीनता, बी है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, सी है घनिष्ठता बनाम अलगाव, डी है विश्वास बनाम अविश्वास। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में किशोरावस्था का संकट क्या होता है? तो क्या होता है भाई, किशोरों का संकट क्या होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, है ना। किशोरावस्था कब से होता है? 12 से 18 वर्ष में यह संकट जो होता है इस समय व्यक्ति अपनी पहचान, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, है ना, खोजता है। जो किशोर होता है यदि वह असफल रहा तो उसे हमेशा क्या होता है? भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे उद्योग बनाम हीनता क्या होता है? तो ये क्या होता है? यह 6 से 12 वर्ष की आयु में आती है। यह अपनी क्षमता और कार्यकुशलता विकसित करता है। और घनिष्ठता बनाम अलगाव क्या होता है? तो यह अवस्था जो होता है युवा अवस्था, यानी 18 से 40 वर्ष में आती है। व्यक्ति घनिष्ठ संबंध बनाता है। और क्या है? डी वाला है विश्वास बनाम अविश्वास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास बनाम अविश्वास क्या है? यह अवस्था शैशवावस्था 0 से 1 वर्ष में आती है। शिशु मां पर विश्वास विकसित करता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, टेरिलिन किस प्रकार का फाइबर है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, टेरिलिन किस प्रकार का फाइबर है? ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक फाइबर है, बी है सिंथेटिक पॉलिएस्टर है, सी है पुनर्जीवित सेलुलोज है और डी है प्रोटीन फाइबर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? टेरिलिन किस प्रकार का फाइबर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिलिन किस प्रकार का फाइबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिलिन जो है सिंथेटिक फाइबर है, सॉरी सिंथेटिक पॉलिएस्टर है। टेरिलीन जो है सिंथेटिक पॉलिएस्टर है। टेरिलीन एक कृत्रिम रेशेदार पदार्थ है जिसे पॉलिएस्टर वर्ग में रखा जाता है। यह मजबूत, सिकुड़न रोधी और टिकाऊ होता है। वहीं पे क्या होता है? प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक फाइबर कपास, रेशम, ऊन आदि क्या होते हैं? ये प्राकृतिक फाइबर होते हैं। पुनर्जीवित सेलुलोज क्या है? रेयान इसका उदाहरण है।
रेयान को क्या कहा जाता है? पुनर्जीवित सेलुलोज कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या है? प्रोटीन फाइबर। तो आपको पता है प्रोटीन फाइबर दो ही हैं, एक ऊन है और दूसरा रेशम है, रेशम और ऊन है। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन है, पेरिनियल क्रॉप से क्या अभिप्राय है ना। ऑप्शन ए है केवल एक बार फल देने वाली फसल, बी है हर वर्ष उगने वाली फसल, सी है बार बार उत्पादन देने वाली बहुवर्षीय फसल, डी है प्रयोगशाला फसल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पेरिनियल क्रॉप से क्या अभिप्राय है? पेरिनियल क्रॉप से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार बार उत्पादन देने वाली बहुवर्षीय फसल, है ना। पेरिनियल क्रॉप वे होते हैं जो कई वर्ष तक बार बार उत्पादन देती हैं, जैसे आम, नारियल, गन्ना, केला, है ना। गन्ना भी लगाते हैं तो वो 3 वर्ष का होता है, 3 साल तक चलता है। तो उनको क्या बोला जाता है? पेरिनियल क्रॉप बोला जाता है, जो बार बार फसल दें। और जो फसल 1 वर्ष में 6 महीने में काट ली जाती हैं वो फसल नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन 8 है ना। कुछ बच्चे कहते हैं मैम आप क्वेश्चन बहुत इजी लाती हैं, क्वेश्चन बहुत इजी लाती हैं। तो क्वेश्चन इजी नहीं होता है ना, वो बता रहा है कि आपने मेहनत कितना किया है, आपने पढ़ाई कितनी की है। अगर क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है ना तो आपने मेहनत की है, वाकई में आपने पढ़ा हुआ है, आपने टाइम दिया है। और क्वेश्चन कोई भी जब पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। अभी देखिए कितना आसानी से, कितनी इजीली कर पा रहे होंगे। तो आपने पढ़ा हुआ है, उसको वो बताता है कि हाँ आपने कितना पढ़ा हुआ है, इसीलिए आपको क्वेश्चन इजी लगता है। चलिए देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है ना। और कुछ बच्चे नए भी हैं जो अभी अभी आ रहे हैं कंपटीशन में। तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको इजी लग रहा है, लेकिन अभी जो नए बच्चे हैं जिन्होंने फार्म भी नहीं पढ़े हैं, अभी जो न्यू न्यू बीएड वगैरह करके आ रहे हैं, वो लोग भी एमए वगैरह करके आ रहे हैं तो पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन हार्ड लगेगा ना। तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं। तो सारे बच्चे पढ़ते हैं तो इसलिए क्वेश्चन सब होना चाहिए। चलिए, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन बी2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट आंसर क्या होगा इसका? नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है। वहीं पे विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो यह हड्डियों और कैल्शियम अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। बाकी विटामिन सी जो है क्या होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से एरिब्लोफ्लेविन होता है, एनीमिया हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विटामिन ए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पॉलीफिनॉल किसका उदाहरण है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पॉलीफिनॉल किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है खनिज का, बी है द्वितीयक पादप उत्पादक जिसे हम कहते हैं फाइटोकेमिकल, है ना, सी है विटामिन, डी है फाइबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का क्वेश्चन है, पॉलीफिनॉल किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक पादप उत्पाद का, जिसे हम कहते हैं फाइटोकेमिकल, उसका उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। पूछा जा रहा है एंथ्रोपोमेट्री किसका मापन है? क्या पूछा जा रहा है? एंथ्रोपोमेट्री किसका मापन है? ऑप्शन ए है रक्त का, और बी है शरीर की ऊंचाई, वजन, परिधि आदि का, सी है पोषण का और डी है मनोविज्ञान का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए राइट आंसर बताइए। एंथ्रोपोमेट्री किसका मापन है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एंथ्रोपोमेट्री किसका मापन है?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शरीर की ऊंचाई, वजन और परिधि का मापन है। एन जो होता है क्या, ये जो होता है एंथ्रोपोमेट्री शरीर के माप का विज्ञान है। इसमें ऊंचाई, वजन, बीएमआई, मिस आर्म सर्कल्स जो होते हैं, स्किन फोल्ड थिकनेस आदि मापे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की ऊंचाई, वजन और परिधि को मापा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपसे 11 नंबर का क्वेश्चन है। MAR का अर्थ है, क्या है MAR का अर्थ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। AMR का अर्थ है, क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है एनुअल मॉर्टेलिटी रेट, बी है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, और सी है एवरेज मेटाबॉलिक रेट, और डी है ऑल माइक्रोबियल रेट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा। बी AMR क्या है, AMR क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनुअल मॉर्टिलिटी रेट। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, एनुअल मॉर्टिलिटी रेट हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है एनुअल मॉर्टिलिटी रेट, यह मृत्यु दर का आंकड़ा है। इसे AMR नहीं कहते हैं बल्कि एनुअल मॉर्टिलिटी रेट अपने आप में अलग शब्द है ना। क्या है ये जो ये AMR जो है ये क्या है, यह एक मृत्यु दर का आंकड़ा है जो मापा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एनुअल मॉर्टिलिटी रेट है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 12 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसलेशन रिसर्च का उद्देश्य है। ट्रांसलेशन रिसर्च का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है प्रयोगशाला ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लाना, और बी है केवल सैद्धांतिक ज्ञान बढ़ाना, सी है ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन, और डी है साहित्यिक समीक्षा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ट्रांसलेशन रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। ट्रांसलेशन रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लाना, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ट्रांसलेशन रिसर्च का अर्थ क्या होता है, तो होता है लैब में हुए वैज्ञानिक शोध को समाज में लागू करना, जैसे वैक्सीन, नई दवाइयाँ, पोषण संबंधी, है ना, निर्देशानुसार लागू करना, यही होता है ट्रांसलेशन रिसर्च। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, सर्पगंधा औषधि किस रोग में उपयोग की जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सर्पगंधा औषधि किस रोग में उपयोग की जाती है। ए है उच्च मधुमेह, बी है मधुमेह, सी है ऑप्शन ए है उच्च रक्तचाप, बी है मधुमेह, सी है रिकेट्स, और डी है स्कर्वी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, सर्पगंधा औषधि किस में उपयोग की जाती है, तो क्या हो जाएगा उच्च रक्तचाप में उपयोग की जाती है। सर्पगंधा जो होता है इसमें क्या होता है, जो सर्पगंधा औषधि है इसमें क्या होता है, रेशार्पिन नामक एक एल्कलाइड होता है ना। रेशार्पिन नामक एक एल्कलाइड होता है जो क्या होता है उच्च रक्तचाप नियंत्रण करने और चिंता कम करने में उपयोगी होता है। तो सर्पगंधा औषधि जो होती है उच्च रक्तचाप को कम करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर 14 है, सेंट्रल टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सेंट्रल टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है अहमदाबाद, सी है कोलकाता, डी है कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अहमदाबाद, है ना। टेक्सटाइल से रिलेटेड अक्सर जो भी चीजें होती हैं देखिए आप उनको क्वेश्चन अहमदाबाद में ही होती हैं। तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, बी होगा अहमदाबाद। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का जो पूछा जा रहा है आपसे, गर्भावस्था में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता लगभग कितनी होती है? कितनी होती है गर्भावस्था में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता, बताइए इसको। ये क्वेश्चन आरडीए से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक। ये क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में जो भी बताएगा मैं उसके, जो भी कमेंट करेगा मैं उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, रेनफोर्समेंट किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रेनफोर्समेंट किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक विकास, बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी है सामाजिक अधिगम और डी है मनोसामाजिक विकास। तो राइट आंसर क्या होगा, रेनफोर्समेंट किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन इसका राइट क्या होगा बताइए। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बीएफ स्किनर के ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत से रेनफोर्समेंट, जिसे हम कहते हैं रेनफोर्समेंट को सुदृढ़ीकरण, है ना, मुख्य तत्व है। यह सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया, आप सभी को पता होगा। सामाजिक अधिगम किसने दिया, तो बंडूरा ने दिया, है ना, जिसमें अवलोकन और अनुकरण होता है। और मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, तो एरिक एरिक्सन ने दिया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर, अच्छा हाँ, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन कराइए। तो बिल्कुल चाइल्ड डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। चलिए देखिए, क्या लिखा है, हेडोनिक स्केल का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन क्या है 17 नंबर का, हेडोनिक स्केल का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए है रक्त जांच, बी है स्वाद परीक्षण, है ना, और सी है हड्डी घनत्व मापन और डी है कपड़े की मजबूती परीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है रक्त जांच, बी है स्वाद परीक्षण जिसे हम कहते हैं सेंसरी एवेल्युएशन, और सी है हड्डी घनत्व मापना और डी है कपड़े की मजबूती परीक्षण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाद परीक्षण, है ना। स्वाद परीक्षण जो होता है हेडोनिक स्केल उपभोक्ता परीक्षण में उपयोग होती है, जिसमें 9 बिंदु स्केल पर लिखा होता है, याद रखिएगा, जिसमें ये उपभोक्ता परीक्षण में उपयोग होती है हेडोनिक स्केल, है ना। और इसमें क्या होता है, इस स्केल के ऊपर 9 बिंदु जो होता है स्केल पर लिखा होता है कि व्यक्ति को भोजन कितना पसंद आया, और जैसे बहुत अच्छा, अच्छा और बुरा, उसमें सब दिया रहता है कि इतने नंबर पे ये होगा, इतने नंबर पे अच्छा होगा, इतने नंबर पे बहुत अच्छा होगा, इतने नंबर पे बुरा होगा। तो वही चीज इसमें क्या होता है, दिया जाता है ना। वो व्यक्ति को भोजन पसंद आया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, तो वैसे ही उसमें देख के जांच के तो नंबर दिया जाता है। तो वही होता है हेडोनिक स्केल, है ना। इसका प्रयोग स्वाद परीक्षण में किया जाता है। तो 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अच्छा मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है और जुकाम हुआ है और खांसी भी आ रही है, इस वजह से थोड़ा स्लो चल रही हूँ। ज़्यादा तेज मैं बोलने लगती हूँ तो खांसी आने लगती है ना। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन है 18 नंबर का, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ऑप्शन ए है ADE, बी है B1, B2, B3, B6 और सी है C और B12, B9 और डी है ACD। तो राइट आंसर क्या होगा वसा में घुलनशील विटामिन है तो जल में घुलनशील BC, है ना, कोई एक याद कर लीजिए, चाहे कीड़ा वसा में घुलनशील बना के याद कर लीजिए, कीड़ा होता है ना, और फिर चाहे इसका ट्रिक है कीड़ा, और जो होता है वसा में, और मुझे लगता है कि जल जो आसान है BC कर लीजिए जल, बाकी जो आ जाएगा सब वसा में आ जाएगा, है ना, BC।
तो चलिए बी सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, तो बी सी जिसमें आ जाएगा इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है, और B1 B2 B6 से तो कोई मतलब नहीं है, तो ADE है ना राइट हो जाएगा, वसा में घुलनशील ADE राइट हो जाएगा। यह जो होता है ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं, शरीर में संचित हो जाते हैं। और क्या है B1 B2 B3 B6 जो होता है ये जल में घुलनशील होते हैं ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, सी जल में घुलनशील होते हैं, इसमें भी सी है तो ये भी जल में घुलनशील होते हैं, ये सारे जल में घुलनशील होते हैं, तो इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रमुख विशेषता क्या है। एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित, बी है जीवन भर चलने वाली शिक्षा, सी है औपचारिक विद्यालय शिक्षा, और डी है परीक्षा आधारित शिक्षा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रमुख विशेषता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जीवन भर चलने वाली शिक्षा, है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रमुख विशेषता क्या है, जीवन भर चलने वाली शिक्षा जो होती है एक्सटेंशन एजुकेशन यही होता है। एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य है निरंतर आजीवन शिक्षा देना है ताकि लोग व्यवहारिक ज्ञान को अपनाएं। वहीं पे केवल ग्रामीणों तक सीमित नहीं, ये गलत हो जाएगा। औपचारिक विद्यालय, तो ये जो होता है औपचारिक विद्यालय जिसे हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है, अनौपचारिक होता है, अनफॉर्मल एजुकेशन, है ना। परीक्षा आधारित, इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, रेसिस्टेंस प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है कच्चे सोयाबीन में, बी है पके दूध में, सी है गेहूं में, डी है दालों में। क्या पूछा जा रहा है, रेसिस्टेंस प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चे सोयाबीन में पाया जाता है। जो रेसिस्टेंस प्रोटीन होता है कच्चे सोयाबीन में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में क्या होता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर और रेसिस्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, पाचन को रोकता है, और क्या करता है, पकाने पर यह नष्ट हो जाता है। पाचन को रोकता है, लेकिन जब इसको पकाया जाता है तो ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, पच जाता है आसानी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पके दूध में, तो दूध में प्रोटीन होता है, गेहूं में ग्लूटीन होता है, वहीं पे दाल में, तो दालों में क्या होता है बताइए, दालों में क्या पाया जाता है। अच्छा, कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है दालों में, कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। कॉटन का रासायनिक संगठन क्या है। ऑप्शन ए है 100% प्रोटीन, बी है 100% सेलुलोज, और सी है 50% प्रोटीन 50% वसा, और डी है 70% स्टार्च और 30% सेलुलोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका प्रोटीन तो होगा नहीं, ऊन और रेशम हो जाएगा प्रोटीन, तो और फिर इसमें भी प्रोटीन है, इसको भी गलत काटो, स्टार्च नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, सेलुलोज। 100% सेलुलोज, कॉटन का रासायनिक संगठन क्या है, 100% सेलुलोज। 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, 22 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है जेंडर बजटिंग का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, जेंडर बजटिंग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या दे रहा है, केवल महिलाओं को ऋण देना, बी है लैंगिक समानता हेतु समाधान आवंटन, और सी क्या दे रहा है, पुरुष प्रधान बजट बनाना, और डी क्या दे रहा है, बच्चों हेतु बजट बनाना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जेंडर बजटिंग का उद्देश्य क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जेंडर बजटिंग का उद्देश्य क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक समानता हेतु समाधान आवंटन, है ना। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक समाधान हेतु लैंगिक समानता हेतु संसाधन आवंटन ना, लैंगिक समानता हेतु संसाधन आवंटन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए, और केवल महिलाओं के लिए ऋण, नहीं ये नहीं होगा। पुरुष प्रधान, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, फूड माइल्स का आशय है। फूड माइल्स का क्या आशय है? ऑप्शन ए है भोजन का पोषण मूल्य, बी है भोजन को ले जाने की दूरी, और सी है भोजन की लागत, और डी है भोजन का अपव्यय। फूड माइल्स का क्या आशय है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फूड माइल्स का आशय क्या है? राइट आंसर हो जाएगा भोजन को ले जाने वाली दूरी, है ना। फूड माइल्स का मतलब होता है भोजन को ले जाने वाली दूरी। फूड माइल्स का अर्थ है भोजन उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाने की दूरी। क्या आशय होता है? फूड माइल का मतलब होता है कि जो भोजन है ना, उत्पाद स्थान से, यानी कहीं पे भोजन बन रहा है वहां से उपभोक्ता तक, आपकी दुकान है, कोई सामान पहुंचाना है तो वहां तक पहुंचाना, है ना, वो होता है फूड माइल्स, है ना। दूरी अधिक होने पर पर्यावरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, थैलीसीमिया किसकी आनुवंशिक विकृति है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? थैलीसीमिया किसकी आनुवंशिक विकृति है? किसकी आनुवंशिक विकृति है थैलीसीमिया? ऑप्शन ए है आयरन अवशोषण की, बी है हीमोग्लोबिन संश्लेषण की, सी है विटामिन सी की, और डी है एंजाइम की। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन संश्लेषण की, है ना। थैलेसीमिया जो होता है किसकी आनुवांशिकी विकृति है? तो हीमोग्लोबिन संश्लेषण की। जो थैलेसीमिया होता है या आनुवांशिक रोग होता है ना, आप नोट कर सकते हैं कहीं भी। जो थैलेसीमिया होता है आनुवांशिक रोग होता है जिसमें हीमोग्लोबिन जो होता है का निर्माण बाधित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए हाफ सेंचुरी हमने पूरी कर ली है, 25 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, रल्फा टेबल किससे संबंधित है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, रल्फा टेबल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है खाद्य मानक से, बी है वस्त्र मापन से, सी है पोषण सर्वेक्षण से, डी है ऊर्जा व्यय से। तो राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर बताइए आप लोग? अल्फा नहीं है, रल्फा टेबल किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र मापन से, है ना, वस्त्र मापन से संबंधित है। आज मुझे वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मुझे वीडियो रोक के, गले में दिक्कत है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा रल्फा टेबल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी वस्त्र मापन से, है ना। रल्फा टेबल जो होता है वस्त्र वेशभूषा में साइजिंग और माप से संबंधित होता है। साइजिंग, रल्फा टेबल किससे संबंधित होता है? साइजिंग और माप से, है ना। जो साइज है कपड़े की और माप उसका क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, है ना, कितना चौड़ा बनाना है, कैसे बनाना है, माप क्या लेना चाहिए, तो इससे संबंधित होता है जो रल्फा टेबल होता है। तो राइट आंसर 25 का बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वहीं पे क्या है, खाद्य मानक है तो ये आरडीए से संबंधित है ना। और पोषण सर्वेक्षण जो है तो ये तो पोषण सर्वेक्षण ऊर्जा व्यय क्या है, बीएमआर से संबंधित है। और पोषण सर्वेक्षण क्या है, एनएफएचएस से संबंधित है ना, जिसे कहते हैं डाइट सर्विस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 का रल्फा टेबल वस्त्र मापन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बताइए, फूड फोर्टिफिकेशन में सबसे अधिक प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व
कौन से होते हैं? अच्छा, क्वेश्चन मैं पढ़ाती हूँ वो समझ में तो आते हैं ना, ये बताइए। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो होता है उसका अर्थ भी बताती हुई चलती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे हैं जो क्वेश्चन पढ़ते हैं और कोई उसका मतलब ही नहीं बताते हैं। जैसे फोर्थ फोर्टिफिकेशन हो गया, इसका मतलब नहीं समझाएंगे, बस तुरंत ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि मैं जो बता रही हूँ उसको आप लोग जाने, है ना, वो होता क्या है। जब तक आप लोग नहीं जानेंगे फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, जैसे रल्फा टेबल होता क्या है, जब तक उसको आप लोग नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन आपके पास कितनी बार आ जाएगा, है ना, बहुत गलत करेंगे। चाहे जितनी बार आए क्वेश्चन आपका बार बार गलत होगा। लेकिन जब एक बार आप जान जाएंगे कि रल्फा टेबल होता क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, तो आपके सामने क्वेश्चन चाहे जितनी बार आए तो आप सही कर ले जाएंगे। इसीलिए मैं हर एक चीज, हर एक टॉपिक समझाती हुई चलती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या समझ में आता है सही से। ओके, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, फूड फोर्टिफिकेशन में सबसे अधिक प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं। भले ही मेरे क्वेश्चन इजी होते हैं, भले ही बहुत हार्ड मैं नहीं लेके आती हूँ बच्चे उससे डर जाएं, है ना, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं लाती हूँ कि जो पेपर में आए ही ना, टॉपिक से ही क्वेश्चन लाती हूँ। तो भले ही वो इजी रहते हैं लेकिन मैं एक एक टॉपिक समझाती हुई चलती हूँ। चलिए बताइए, फूड फोर्टिफिकेशन में सबसे अधिक प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं। सबसे अधिक पोषक तत्व कौन से हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। फूड फोर्टिफिकेशन में ऑप्शन ए है आयोडीन, आयरन, विटामिन ए, बी है जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, है ना, थर्ड क्या है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, और डी है सेलेनियम, कोबाल्ट, कॉपर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, फूड फोर्टिफिकेशन में सबसे अधिक प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, आयरन, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आयोडीन, आयरन और विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही प्रमुख है, नमक, और जिसे हम कहते हैं नमक में आयोडीन, आटे दूध में आयरन और विटामिन ए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और बताइए फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है। चलिए बताइए फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फूड फोर्टिफिकेशन जिसे हम कहते हैं हिंदी में भोजन सुदृढ़ीकरण, है ना, भोजन सुदृढ़ीकरण या होता, या ये भी मिल सकता है आपको आहार सशक्तिकरण। ये क्या होता है, किसी खाद्य पदार्थ में एक या अधिक आवश्यक पोषक तत्व को मिलाना, है ना, किसी खाद्य पदार्थ में एक या आवश्यक पोषक तत्व को मिलाना। क्या मिलाना, जैसे आयरन, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन डी, फोलिक एसिड, जिंक, है ना, आदि को मिलाना कि उसकी जो होती है पौष्टिक गुणवत्ता जो होती है बढ़ जाए। इन सबको मिलाने से उसकी पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ जाए और पोषण की कमी से होने वाले रोगों को रोका जा सके, वही होता है फूड फोर्टिफिकेशन, है ना। जैसे होता है नमक में, आप देखिए नमक का प्रचार आता है ना, सॉल्ट का प्रचार आता है, तो उसमें बताता है कि आयोडीन मिक्स, है ना, आयोडीन आयरन दोनों मिक्स होता है, आयोडीन आयरन दोनों मिक्स किया जाता है, वही होता है फूड फोर्टिफिकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 का ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, गर्भावस्था में एनीमिया की रोकथाम हेतु WHO किस HB स्तर से, जिसे हम HB कह रहे हैं, हीमोग्लोबिन स्तर से कम को जोखिम मानता है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए, एक बार में शायद समझ में ना आया हो। गर्भावस्था में एनीमिया की रोकथाम हेतु, गर्भावस्था में एनीमिया की रोकथाम यानी खून की कमी हो गई है, उसकी रोकथाम के लिए WHO किस HB स्तर से कम को जोखिम मानता है। यानी WHO जो है कि कौन से स्तर पे शरीर में जो है हीमोग्लोबिन है तो समझो वो जोखिम नहीं है, और किस स्तर पे हीमोग्लोबिन कम है, ज्यादा है, तो वो जोखिम है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है 10 ग्राम प्रति DL, बी है 11 ग्राम प्रति DL, सी है 12 ग्राम प्रति DL, और डी है 13 ग्राम प्रति DL। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है, अगर इससे ब्लड कम है
तो वो क्या होता है, जोखिम स्तर पे, WHO के अनुसार वो जोखिम स्तर पे माना जाता है। गर्भावस्था में अगर इससे कम कम है और इससे अधिक है तो वो अच्छा माना जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 13 जो है सामान्य माना जाता है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का, फाइबर का सबसे मजबूत प्राकृतिक रूप कौन सा है? फाइबर का सबसे मजबूत प्राकृतिक रूप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? कपास, ऊन, रेशम, जूट। क्या होगा इसका? तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम, है ना, रेशम। रेशम जो सिल्क जिसे हम कहते हैं, सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है जो इस्पात से भी मजबूत माना जाता है। रेशम बहुत मजबूत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइबर का सबसे मजबूत, वो भी प्राकृतिक पूछ रहा है तो रेशम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप। 28 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कितने अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कितने अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6 और ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी और सी है 7 और डी है 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 6। 2019 में 6 अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं और 2019 के अधिनियम में उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं। सुरक्षा, नोट कर सकते हैं आप लोग कहीं, सुरक्षा, और पहला है सुरक्षा, दूसरा है जानकारी और तीसरा है विकल्प और चौथा है सुने जाने का अधिकार और पांचवा है निवारण और छठवां है उपभोक्ता शिक्षा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? रैंडोमिजेशन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन क्या है? रैंडोमिजेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है प्रयोग को लंबा करना, बी है बायस को कम करना और सी है परिणाम को बदलना और डी है सैंपल साइज घटाना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? रैंडोमिजेशन का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? रैंडोमिजेशन, है ना, रैंडोमिजेशन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बायस को कम करना, बायस को कम करना, है ना। रैंडोमिजेशन जो होता है का उपयोग शोध में बायस जिसे हम कहते हैं पूर्वाग्रह को कम करने और निष्पक्ष परिणाम पाने हेतु किया जाता है ना। इसका जो उपयोग है शोध में बायस को कम करने और निष्पक्ष परिणाम पाने हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, रूमिनेशन डिसऑर्डर किससे जुड़ा है? 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है? रूमिनेशन डिसऑर्डर किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है हृदय रोग से, बी है पाचन एवं मनोवैज्ञानिक विकार से, सी है आंख की बीमारी से, डी है त्वचा रोग से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? रूमिनेशन डिसऑर्डर किससे जुड़ा हुआ है? राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन एवं मनोवैज्ञानिक विकार। रूमिनेशन डिसऑर्डर किससे संबंधित है? पाचन एवं मनोवैज्ञानिक विकार से संबंधित है। ये होता क्या है रूमिनेशन डिसऑर्डर? इसमें क्या होता है, व्यक्ति खाना खाने के बाद बार बार भोजन को मुख से वापस लाता है, यानी मुख से वापस लाता है और कभी कभी उसे पुनः चबा लेता है या थूक देता है। यह पाचन तंत्र में मनोवैज्ञानिक
कारणों से जुड़ा विकार होता है। यानी कि जब जो होता है, जो जिसको जिसको ये बीमारी होती है, तो वो भोजन में मुख में जो भोजन डालता है उसे बार बार बाहर निकालता है ना। ये डिसऑर्डर होता है, बार बार मुख से बाहर निकालता है। उसके बाद कभी कभी मुख से निकाला हुआ भोजन भी दोबारा ग्रहण कर लेता है और कभी कभी थूक भी देता है। यह किस लिए होता है? यह पाचन तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है ना। पाचन तंत्र में मनोवैज्ञानिक कारणों से जुड़ा हुआ है, मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूमिनेशन डिसऑर्डर किससे जुड़ा हुआ है? पाचन यो मनोवैज्ञानिक विकार से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है पी वैल्यू शोध में क्या दर्शाती है? पी वैल्यू शोध में क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए है प्रायोगिक त्रुटि, बी है सांख्यिकीय महत्व, सी है वेरिएबल की संख्या और डी है डिग्री ऑफ डी फ्रीडम। ये आपका जो क्वेश्चन है वो किससे लिया गया है? तो ये आपका रिसर्च से क्वेश्चन लिया गया है ना। शोध जिसे हम कहते हैं रिसर्च का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? पी वैल्यू शोध में क्या दर्शाती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या दर्शाती है? तो सांख्यिकी महत्व दर्शाती है। राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी महत्व दर्शाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पी वैल्यू सांख्यिकी महत्व को दर्शाती है। पी वैल्यू यह दर्शाती है कि प्राप्त परिणाम, ध्यान से सुनिएगा, कि प्राप्त परिणाम जो है सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है या संयोग से हुए हैं। यानी जो ये प्राप्त परिणाम है, जो भी रिसर्च हुए हैं, ये जो है क्या सांख्यिकीय रूप से हुए हैं यानी सही हुए हैं, या फिर क्या है संयोग से हो गए हैं, है ना, उन्हीं को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकीय महत्व को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है ऑप्टिमम कुकिंग टाइम का निर्धारण किस आधार पर होता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ऑप्टिमम कुकिंग टाइम का निर्धारण किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए है स्वाद, बी है पोषण की न्यूनतम हानि, सी है अधिकतम लागत और डी है तापमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण की न्यूनतम हानि, है ना। पोषण की न्यूनतम हानि होता है ये ऑप्टिमम कुकिंग टाइम। क्या होता है? ये होता है ऐसा क्या होता है, उचित पकाने का समय, मतलब पकाने का खाना पकाने का समय जो होता है उचित होना चाहिए, जिससे क्या होता है भोजन सुरक्षित और सुपाच्य बने तथा पोषक तत्व जो हो उनकी हानि ना हो, कम हानि हो, है ना। निश्चित समय में बने और जल्दी बने और जो पोषक तत्व है सुरक्षित रहे, उनकी हानि ना हो। यही होता है ऑप्टिमम कुकिंग टाइम का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा और बी, पोषण की न्यूनतम हानि, यानी कि पोषण की हानि ना हो, पोषण की हानि कम हो, इसीलिए होता है ऑप्टिमम कुकिंग टाइम। राइट आंसर 33 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 34 नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है फूड टॉक्सिन बोतुलिनम किस जीवाणु से बनता है? फूड टॉक्सिन बोटुलिनम किस जीवाणु से बनता है? ऑप्शन ए है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बी है साल्मोनेला टाइफी और सी है ई कोलाई और डी है विब्रियो कोलेरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, है ना। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ये जो होता है क्या होता है, ये अक्सर या सबसे क्या होता है इसका, यह जो होता है डिब्बा बंद भोजन में होता है, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। क्वेश्चन भी बनता है इससे कि कैसे पाया जाता है, तो डिब्बा बंद कहाँ पाया जाता है? तो अक्सर ये जो होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो होता है ये डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ में पाया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं पे बी है साल्मोनेला टाइफी जो होता है, ये क्या होता है? तो साल्मोनेला टाइफी, है ना, टाइफी है तो टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी ये टाइफाइड जो बुखार होता है उसमें होता है। ई कोकाई यानी इसी के कारण टाइफाइड बुखार होता है। ई कोली जो होता है यह आंत्र संक्रामण करता है, ये आंत को संक्रामण करता है
और डी है डी क्या है, विब्रियो कॉलेरा। तो विब्रियो कॉलेरा जो है ये हैजा का कारण बनता है। जब ये होता है इसी की वजह से क्या होता है, हैजा होता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 35 नंबर का क्वेश्चन, फूड लेबलिंग का मुख्य उद्देश्य है। फूड लेबलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए है विज्ञापन, बी है उपभोक्ता को जानकारी और सुरक्षा, और सी है लागत बढ़ावा, और डी है निर्यात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूड लेबलिंग का मुख्य उद्देश्य है। फूड लेबलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोक्ता को जानकारी और सुरक्षा, है ना। लेबल उपभोक्ता को सामग्री, पोषण मूल्य, निर्माण और क्या होता है, समाप्ति तिथि, निर्माण कब हुआ है, इसका पोषण मूल्य क्या है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसकी एक्सपायरी कब है, एलर्जी चेतावनी भी दी जाती है, या उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसीलिए फूड लेबलिंग का इसीलिए फूड लेबलिंग किया जाता है, और फूड लेबलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है उपभोक्ता को जानकारी और सुरक्षा देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड किस आयु तक लागू है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड किस आयु तक लागू है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, बी है जन्म से 5 वर्ष, सी है जन्म से 10 वर्ष, और डी है जन्म से 15 वर्ष। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड किस आयु तक लागू होता है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है लागू होता है जन्म से 5 वर्ष तक लागू होता है। WHO ने 2006 में बच्चों के लिए 0 से 5 वर्ष आयु तक वृद्धि मानक, है ना, जारी किया, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ स्टैंडर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष तक। 2001 कब जारी हुआ था, 2006 में लागू हुआ था, और 5 वर्ष तक ग्रोथ स्टैंडर्ड को जारी किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपका, 37 नंबर का क्वेश्चन है, सैफनिफिकेशन वैल्यू किससे संबंधित है ना। सैफनिफिकेशन वैल्यू किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है वसा और तेल, सी है कार्बोहाइड्रेट, और डी है विटामिन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सैफनिफिकेशन क्या है, वसा और तेल से संबंधित होता है। वसा और तेल से संबंधित होता है। ये क्या होता है, सैपनोफिकेशन जो होता है, यह जब तेल या वसा को साबुन बनाने के लिए 1 ग्राम वसा में, जब ये जो होता है 1 ग्राम वसा में साबुन को मिलाया जाता है, वही होता है सैपनोफिकेशन, है ना। साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, वसा को मिलाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वसा और तेल, है ना, दोनों मिलाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, 38 नंबर का क्वेश्चन, हेल्पलाइन 1098 किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हेल्पलाइन 1098, है ना, 1098 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है महिला सुरक्षा, बी है बाल सुरक्षा, सी है उपभोक्ता अधिकार, और डी है स्वास्थ्य सेवा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल सुरक्षा, है ना, बाल सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यह बाल सुरक्षा से संबंधित है ना। वहीं पे आप लोग और जान लीजिए, महिलाओं की हेल्पलाइन नंबर 181 है, और अगर आपको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, तो ये देख ही रहे हैं, बाल सुरक्षा 1098 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, है ना, कोई भी है, अगर कोई है जो आपको बार बार फोन करके परेशान कर रहा है, आप नहीं जानते हैं उसको, और बार बार परेशान कर रहा है, बार बार आपके पास फोन कर रहा है, कोई भी आदमी हो सकता है, चलिए, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, है ना। आप 1090 पे फ़ोन कर लीजिए, वहाँ पे आपकी शिकायत सुनी जाएगी, और जो भी परेशान कर रहा है उसको रिस्ट्रिक्शन भेजा जाएगा, जिससे उसका कॉल आना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये होता है 1090 का नंबर, है ना। आपको कोई भी कॉल करके परेशान कर रहा है, आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। चलिए अब देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल सुरक्षा के लिए 1098 नंबर जो दिया गया है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंशन, है ना,
क्या दिया गया है, एक्सटेंशन ट्रायंगल में कौन कौन से घटक होते हैं, एक्सटेंशन ट्रायंगल में कौन कौन से घटक होते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षक विद्यार्थी समाज, बी है अनुसंधान शिक्षा विस्तार, सी है घर विद्यालय समुदाय और डी है पोषण स्वास्थ्य परिवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ट्रायंगल में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान शिक्षा विस्तार, है ना, अनुसंधान शिक्षा विस्तार जो होते हैं शामिल होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। ऑप्शन ए है आयु का होता है, बी है लिंग का होता है, सी है थायराइड हार्मोन्स का होता है, डी है भोजन का होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड हार्मोन्स का होता है। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में BMR, है ना, BMR पे जिसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म रेट पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड का होता है ना। थायराइड हार्मोन्स का नियंत्रण सबसे बड़ा नियंत्रण है। राइट आंसर हो जाएगा, वो भी T3 T4 BMR का सबसे बड़ा नियंत्रण होता है थायराइड हार्मोन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड हार्मोन्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रहा है। 41 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बताइए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन का वह बिंदु है जहां, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है एक बार फिर से देख लीजिए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन का वह बिंदु है जहां ऑप्शन ए है प्रोटीन का चार्ज शून्य होता है, बी है प्रोटीन घुलनशील होता है, सी है प्रोटीन असंतुलित होता है, डी है प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का चार्ज शून्य होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वह बिंदु होता है जहां पे प्रोटीन का चार्ज शून्य होता है ना। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, तो यही है जहाँ पे क्या होता है प्रोटीन का चार्ज शून्य हो जाता है। तो इसमें क्या समझाने वाला है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, नॉमिनल स्केल किस प्रकार का डेटा मापन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नॉमिनल स्केल किस प्रकार का डेटा मापन है। ऑप्शन ए है क्रमबद्ध, बी है अनुपात, सी है श्रेणीबद्ध और डी है अंतराल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल स्केल किस प्रकार का डेटा मापन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी श्रेणीबद्ध, है ना, कैटेगरिकल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नॉमिनल स्केल किस प्रकार का डेटा मापता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे केवल नाम होता है, श्रेणी जैसे लिंग पुरुष महिला, रंग लाल पीला नीला, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, उन्हीं का मापन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेणीबद्ध। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड हाइजीन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फूड हाइजीन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए है सस्ता भोजन, बी है सुरक्षित और स्वच्छ भोजन और सी है स्वादिष्ट भोजन, डी है जल्दी पकना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा फास्ट चलते हैं, है ना, सुरक्षित और स्वच्छ भोजन। फूड हाइजीन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो फूड हाइजीन जान रहे हैं आप लोग, सुरक्षित और स्वच्छ भोजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, इकोफेमिनिज्म का मुख्य दृष्टिकोण है। क्या है इकोफेमिनिज्म का मुख्य दृष्टिकोण। ऑप्शन ए है पर्यावरण और स्त्री सशक्तिकरण का संबंध, बी है केवल पर्यावरण संरक्षण, सी है केवल स्त्री सशक्तिकरण, डी है पुरुष प्रधानता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण और स्त्री सशक्तिकरण का संबंध। इको फेमिनिज्म का अर्थ होता है पर्यावरण और स्त्री सशक्तिकरण का संबंध होता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस शीट किससे संबंधित है? बैलेंस शीट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भोजन तालिका, बी है वित्तीय प्रबंधन, सी है वस्त्र मापन, डी है भोजन मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन। बैलेंस शीट किससे संबंधित है? तो वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है। बैलेंस शीट किसी संगठन संस्था की वित्तीय स्थिति का विवरण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 46 नंबर का क्वेश्चन है, गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रोकने हेतु किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रोकने हेतु किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है फोलिक एसिड, और ऑप्शन सी है विटामिन सी, और डी है कैल्शियम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? राइट आंसर इसका क्या होगा? अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन बताने से पहले, ऑप्शन बताने से पहले ये बताइए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है? तो ये क्या होता है? यह शिशु में जन्मजात असामान्यता है ना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है या शिशु में जन्मजात असामान्यता होती है, जो गर्भावस्था की शुरुआती अवस्था में, यानी जैसे पहले 28 दिन में भ्रूण के न्यूरल ट्यूब, जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब, वह संरचना जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी बनती है, से सही ढंग से बंद न होने पर होती है। इसे हम एक सरल और आसान भाषा में समझ सकते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये वे विकार है जो तब होते हैं जब भ्रूण का न्यूरल ट्यूब जो होता है पूरी तरह से बंद नहीं होता है, और बाद में ये पता चलता है कि मस्तिष्क, बच्चे के मस्तिष्क, रीढ़ या हड्डी या उनके झिल्लियों में दोष रह जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चे के हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में, मस्तिष्क में दोष रह जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये किसकी गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रोकने हेतु किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ये किसकी कमी से होता है? ऐसा किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर इसका बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड, यानी जब आपके शरीर में आयरन की कमी होगी तब, है ना। फोलिक एसिड की कमी होगी तब, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोलिक एसिड, आयरन या फोलिक एसिड की कमी होगी तब ऐसा होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, जो प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं, कैल्शियम जो होता है हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है बताइए? यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस है, जेनेवा है, न्यूयॉर्क है, लंदन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। अच्छा कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है, WHO का कहाँ है ना। ये कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 48। सिल्क रीडिंग का तात्पर्य है, ऑप्शन ए है कच्चे रेशम से धागा निकालना, बी है सूत बनाना, सी है कपड़ा रंगना, और डी है कपड़ा धोना। सिल्क रीडिंग का क्या मतलब होता है? सिल्क रीडिंग का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सिल्क रीडिंग का क्या मतलब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कच्चे रेशम से धागा निकालना जो होता है सिल्क रीडिंग कहलाता है। यानी रेशम से कोकून जो होता है, रेशम के कोकून से धागा निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो कोकून से धागा निकाला जाता है, जो निकालने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिल्क रीडिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कच्चे रेशम से धागा निकालना। सिल्क रीडिंग क्या है? कच्चे रेशम से धागा निकालना ही सिल्क रीडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड इनसिक्योरिटी का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार। फूड इनसिक्योरिटी का प्रमुख
प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है खाद्य की कमी, बी है आय व वितरण असमानता, सी है भोजन का स्वाद और डी है शिक्षा का स्तर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? फूड इनसिक्योरिटी का प्रमुख कारण है। फूड इनसिक्योरिटी का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आय व वितरण असमानता, है ना। आय व वितरण असमानता जो है ये फूड इनसिक्योरिटी का मुख्य कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन, है ना, जिसे हम पोषण अभियान कहते हैं, किस वर्ष शुरू हुआ? राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है, राष्ट्रीय पोषण मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18, है ना। पोषण अभियान जो है 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य क्या था? कुपोषण उन्मूलन। इसका लक्ष्य क्या था? कुपोषण उन्मूलन इसका लक्ष्य था, है ना। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो 50 क्वेश्चन की सीरीज है यहीं पे समाप्त हो रही है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए बनाती रहूँगी, ऐसे ही क्वेश्चन लाती रहूँगी। आपका सपोर्ट रहेगा, आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी, है ना, सुधार करती रहूँगी। बस आप लोगों के कमेंट की ज़रूरत है। चलिए ठीक रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।